नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। जो खबर है कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अब राज्य सरकार की ओर से 18 मई तक सख्ती के साथ कोविड-19 का कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसे पालन कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं पूरी सख्ती के साथ। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए अनुमति, बाकी सब कुछ बंद। अनावश्यक रूप से जो लोग घूम रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो नई गाइडलाइंस इशू हुई हैं इसमें सुबह 7 से 10 बजे तक एसेंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स के खुलने का है। तो 10 बजे जो है सारी दुकानों को बंद करवा करके और जो इसके विरुद्ध गाइडलाइंस के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए, अलग अलग जगह जो है ड्यूटी लगाई गई है, बैरियर लगाई गई है। इसके अलावा मोबाइल टीम्स भी हम लोगों ने जो है लगाई हुई हैं, जो कि चेकिंग कर रही हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट्स नहीं खुलने चाहिए 10 बजे के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से जहां एक तरफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं दूसरा नज़ारा राजधानी देहरादून के घंटाघर का है, जहां आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों की भीड़ यहां पर आ रही है। और ऐसे में आज से यानी राज्य सरकार की ओर से आज से लेकर आगामी 18 मई तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके चलते कोरोना की दूसरी लहर की चेन तोड़ पाए। लेकिन अनावश्यक रूप से जो लोग घूम रहे हैं उन पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और लगातार कारण यहाँ पर पुलिसकर्मियों को बताना पड़ रहा है, तभी उनको अनुमति दी जा रही है। और किस तरीके का नज़ारा है और क्या क्या वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, हम बात करेंगे। हमारे साथ में मुकेश डिमरी जी, जो यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर है। सर, आज से पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू है, किस तरीके से सख्ती बरतने के आदेश दिए गए? हमें निर्देश मिले हैं उच्चाधिकारियों के आदेश से कि जो भी गाड़ी अनावश्यक घूमती मिले उसे सीज किया जाए, या नहीं मानता है तो थाने में जाके उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। जिसके पास रीज़न है, प्रॉपर रीज़न, जैसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन जिसके पास कोई रीज़न नहीं है उसको हम सीज कर रहे हैं। आज से सख्ती भी बरतने के निर्देश हैं, क्योंकि कोविड कर्फ्यू तो कई दिनों से चल ही रहा है उत्तराखंड में और राजधानी में, लेकिन आज से विशेष सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। हाँ, सख्ती ये है कि सब गाड़ी को प्रॉपर चेक किया जाए, प्रॉपरली पेपर चेक किया जाए जिसका पास है कि नहीं है। कई लोग झूठे पास दिखा रहे हैं कि साहब मेरे मेडिकल जाना, दवाई लेने, उसका प्रॉपर पास होगा, थाने से पास लेकर आएगा, उसी को छोड़ा जा रहा है, अन्यथा गाड़ी को सीज किया जा रहा है। निश्चित तौर पर वैधानिक तरीके से और सख्ती बरतते हुए कार्रवाई की जा रही है और लगातार जो भी कार चालक हो या फिर दुपहिया वाहन के मालिक हो, उनको कारण बताकर ही यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। और ये वजह है कि एक तरफ राज्य सरकार की सख्ती अब पूरे प्रदेश में यहाँ पर देखी जाएगी और जिस तरह से आगामी आज से लेकर 18 मई तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा, तो ये माना जाए कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार की सख्ती जरूर काम आएगी, क्योंकि अब यही वजह है, सख्ती ही एक ऐसा राज्य सरकार के पास कदम है ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। कोरोना महामारी का खौफ लोगों में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो अपने परिजनों के शव को अस्पताल में ही छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसा ही कुछ देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में देखने को मिला। एक निजी अस्पताल में भर्ती व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजन शव को अस्पताल में ही छोड़कर गांव चले गए। जानकारी के मुताबिक टिहरी निवासी रतन सिंह रावत को उनके परिजनों द्वारा 6 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही परिजन शव को अस्पताल में ही छोड़कर गांव चले गए। फौरन अस्पताल ने फोन किया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आया। सूचना अस्पताल प्रबंधन पुलिस को दी, तो पुलिस कर्मियों ने पीपी किट पहनकर मृतक का रायपुर में बने शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया। अल्मोड़ा में कोविड का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में पुलिस भी कोविड नियमों का पालन नहीं कराने वालों के खिलाफ सख्ती बरत रही है। जिले में पुलिस लंबे वक्त से कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक पुलिस मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले 1 लाख से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि जो लोग कोविड के नियमों का मखौल उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। में पुलिस द्वारा अभी तक टोटल मिला करके 1 लाख मास्क जो है वो के चालान किए गए हैं, जो बिना मास्क पहने हुए घूम रहे थे उन लोगों पे, और 14,000 लगभग चालान जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, और 250 लोग जो पब्लिक प्लेस में थूक रहे थे उनके चालान किए गए। लगातार सोशल मीडिया से और अन्य माध्यमों से पुलिस द्वारा इसका लगातार प्रचार किया गया और उसके बाद भी
अभी देखने में आ रहा है कि कई लोगों द्वारा इसका अभी अनुपालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए पुलिस की कठोर कार्रवाई इस पर जारी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते इस बार भी लोग ईदगाह मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा नहीं कर पाएंगे। वहीं पुलिस और प्रशासन मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ लगातार बैठक कर रही है ताकि लोग इस संक्रमण से बच सकें। वहीं मस्जिदों और ईदगाह में 5 लोग ही ईद की नमाज अदा कर पाएंगे, बाकी लोग अपने घरों से ही नमाज अदा करेंगे। एसपी देहात का कहना है कि ईद नमाज कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही अदा की जाएगी। इसे लेकर सभी लोगों से बातचीत करके सहमति बनी है। वहीं एएसडीएम रुड़की का कहना है कि ईद की नमाज को लेकर सभी लोगों से अपील की गई है कि घर में रहकर ही नमाज अदा करें ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। मैं भीड़ को अनावश्यक रूप से न बढ़ने देने के लिए हमने इनसे बोला था कि भाई किसी तरीके से जो भी टाइमिंग है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए और कम लोग बाहर निकलें। साथ में ईद में जो नमाज को लेके भी इनसे बात हुई थी कि जो है बहुत ही मिनिमम जो कोविड की जो नियमावली है उसके अनुरूप ही ये लोग नमाज अदा करेंगे, तो इसमें सहमति हुई थी और इसी के अनुरूप यहाँ पर व्यवस्थाएं करी जाएंगी। ईद है 14 की, तो उसमें एक तो शासन और डीएम साहब के क्लियर डायरेक्शन है कि सभी लोगों के द्वारा जो नमाज अदा की जाएगी वो घर में रह के अदा की जाएगी, और बाकी मस्जिद और अन्य ईदगाह पे जो वहाँ सामान्य रूप से 2-4 जो वहाँ पे पहले से जुड़े हुए लोग रहते हैं वही लोग वहाँ पे अदा कर सकते हैं। बड़कोट में 18+ वालों का टीकाकरण आज से दूसरा दिन है। शुरू करने के बाद एक तरफ लोग जहां टीका लगाने के प्रति उत्साह दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ यमुना घाटी में 3 ब्लॉक और तहसील मोरी, पुरेला और बड़कोट की 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी में महज एक ही टीकाकरण से केंद्र बनाया गया है। दूर दराज से आने वाले लोग रजिस्ट्रेशन और स्लॉट लेने के बाद भी भीड़ का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घंटों इंतजार करने के लिए मजबूर हैं। कई बार लोगों के बीच नोकझोंक हो रही है। इतना ही नहीं, भीड़ बढ़ने से उचित दूरी का ख्याल पुलिस के लिए और भी ज्यादा सिरदर्द का सबब है। 2 विधानसभा क्षेत्र में अकेले सीएचसी नौगांव में बने टीकाकरण सेंटर से जो पूरा हाल है, ये हमारे सहयोगी नितिन की रिपोर्ट देखिए। 40 वर्ष से ऊपर के बाद अब 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले पुरुष और महिलाओं को अब कोविड का टीकाकरण अभियान जो है अब शुरू हो चुका है। और मैं अभी जो आपको स्थिति बता रहा हूँ वो यमुना घाटी के 3 तहसीलों की स्थिति है और 3 तहसीलों में महज एक सेंटर बनाया गया है। मैं अपने साथी से चाहूँगा वो ये भीड़ दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको वैक्सीन की जो पहली डोज कब लगेगी। और इसमें एक चीज़ और देखी जा रही है कि जो स्लॉट जो दिए गए हैं, स्लॉट पे कोई पहुंच नहीं रहे हैं, या फिर इसके अलावा जो स्लॉट से पहले पहुंच रहे हैं, शायद भीड़ का ये भी एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग को आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि इतना जागरूकता के बाद भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग ना हो तो ये प्रशासन के लिए मुसीबत भी खड़ा करता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हम पिछले दिनों में देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो कोविड के पेशेंट हैं वो 18+ में ही हैं, और आज जिस तरीके से 18+ स्टार्ट हो चुका है वैक्सीनेशन का, तो प्रशासन को भी चाहिए कि जो अपने सेंटर हैं वो बढ़ाएं ताकि भीड़ इस तरीके से ना दिखे। नौगो सीएससी से मैं नितिन चौहान, एबीपी गंगा, बड़कोट। पौड़ी में भी 18 से 44 आयु वर्ग के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का काम जिले में निर्धारित सीमित संख्या के साथ फिलहाल जिला प्रशासन ने शुरू तो कर दिया है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद जिलाधिकारी पौड़ी विजय कुमार जोगंदड़े कर रहे हैं। पौड़ी और कोटद्वार में ही वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। सीमित संख्या के तहत 500 लोगों का वैक्सीनेशन पौड़ी के राजकीय इंटर कॉलेज में, जबकि 500 लोगों का वैक्सीनेशन कोटद्वार के राजकीय इंटर कॉलेज कलाल घाटी में किया जा रहा है। हालांकि पहली प्राथमिकता फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी गई है। तो कोटद्वार में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। 2 जगह सेंटर बनाए गए हैं 18+ के लोगों के लिए। यहां पर प्राथमिकता दी जा रही है फ्रंटलाइन वर्कर्स की। आप देख सकते हैं कि जिलाधिकारी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। कम से कम यहां सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है तस्वीरों में। कोशिश यही है कि वैक्सीनेट किया जाए, लेकिन बिना किसी हो हल्ला के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाए, जैसा कमोबेश बाकी जगहों से तस्वीर आ रही है। किसानों के पर ही कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसमें जीआईसी पौड़ी में 3 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं और हमारा कलाल घाटी इंटर कॉलेज में भी हमने 3 सेंटर्स बनाए हैं। आज 500 पर्सन्स को हम लोगों ने जो पंजीकृत हैं उनको आज वैक्सीन के लिए कॉल किया हुआ है, और उसके बाद में 500 पर्सन्स को हम लोगों ने कलाल घाटी में कॉल किया हुआ है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो मीडिया पर्सन्स हैं, बैंकिंग कर्मचारी हैं, साथ साथ में शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारी जिनकी ड्यूटी
इस कोविड संक्रमण काल में लगाया गया है उनके लिए भी वैक्सीनेशन प्रारंभ किया हुआ है। जोशीमठ की अगर आप बात करेंगे तो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर कुछ ऐसा ही हाल आपको मिलेगा। सीमांत क्षेत्रों में वैक्सीन की पहली डोज लगाने के लिए सुबह से ही लोग लाइन में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चमोली में लगभग 1,68,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। सभी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग के तरफ से की गई हैं, लेकिन पहाड़ों में संचार व्यवस्था दुरुस्त न होने से लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां नेटवर्क नहीं है, ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं कैसे। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि समय रहते ही सभी लोगों की वैक्सीन लगाई जानी है। समय पर स्लॉट बुक ना होने से लोगों को काफी दिक्कत भी हो रही है, ये भी सच है। पिथौरागढ़ में कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए सरकार तमाम दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत बीते 4 महीने से ये है कि जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन टेक्नीशियन के नहीं होने से ये धूल फान रही। 40 वेंटिलेटर में से सिर्फ 6 फंक्शनल है, 34 गोदाम की शोभा बढ़ा रहे हैं। कोरोना की व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए सरकार ने मंत्री बिशन सिंह चुफाल को पिथौरागढ़ बागेश्वर का प्रभारी भी बनाया है, लेकिन कहानी वही है, कहीं टेक्नीशियन नहीं है और वेंटिलेटर मशीन गोदाम में पड़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करा रहे हैं। टेस्टिंग ऐसी जगह करा रहे हैं कि जहाँ पर कस्बे हैं, छोटे छोटे मार्केट हैं, उन स्थानों को लेकर के उस जगह पर हम ज़्यादा टेस्टिंग करा रहे हैं। और वैक्सीनेशन का भी जो जनपद पिथौरागढ़ है, हमने 104 केंद्र बना रखे हैं। उन स्थानों पर अभी वैक्सीनेशन लग रहा है और बहुत जगह पर अभी भी मांग आई है, तो जो वहाँ पर देख रहे हैं यदि वहाँ पर नेटवर्क की समस्या नहीं है तो वहाँ पर भी हम चाहेंगे कि उस न्याय पंचायत स्तर पर भी वैक्सीनेशन केंद्र बने, जिससे उन लोगों को वहाँ पर भी टीका लगे। कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए देहरादून के एक शख्स की बात करेंगे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दरअसल मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरत पड़ने पर फ्लो मीटर की खपत भी बढ़ गई है। ऐसे में आइसोलेट हुए लोग अस्पताल में बेड न मिलने की दशा में घरों पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर से इलाज कर रहे हैं। फ्लो मीटर की बढ़ती मांग को लेकर हाथी बड़कला रोड पर कारपेंटर की दुकान चलाने वाले सुरेंद्र सिंह फ्लो मीटर का विकल्प बनाकर मरीजों की सेवा में जुटे हैं। सुरेंद्र सिंह अपने सहयोगी के साथ मिलकर देसी तकनीक के आधार पर ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाला फ्लो मीटर बनाकर जरूरतमंद लोगों की निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। तो देहरादून की तस्वीरें हैं, कारपेंटर शॉप है इनकी अपनी, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल और कुछ इस तरीके से कि तमाम लोग जिनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, लेकिन ऐसे कई कल पुर्जे पार्ट पुर्जे हैं जो इस वक्त मार्केट से गायब चल रहे हैं, लेकिन उन पुर्जों को लोगों तक पहुंचाने का ये नेक काम। ये चाबी कालसी ब्लॉक के दातनू गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से जांच न कराने को लेकर गांव के जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद दातनू गांव में राजस्व विभाग की टीम पहुंची, जिसने गांव वालों से जांच कराने का आश्वासन तो दिया, लेकिन कल स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंचेगी, जांच करेगी, ये खबर आई है। दरअसल कुछ दिन पहले ही गांव के लोगों को बुखार, खांसी, जुकाम की शिकायत मिली थी। 13 लोगों ने जांच कराई तो 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद किसी ने दातनू गांव में यह अफवाह उड़ा दी कि गांव के लोग कोरोना के डर से अपनी जांच नहीं करा रहे हैं। और उधर डीएम उधम सिंह नगर रंजना राजगुरु खटीमा दौरे पर पहुंची। डीएम ने इस दौरान खटीमा से लगे 17 मील बॉर्डर का दौरा किया, व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, साथ ही बॉर्डर पर तैनात कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी रंजना ने नागरिक चिकित्सा का क्षेत्रीय विधायक पुष्कर धामी से निरीक्षण किया, हालचाल जाना, जायजा लिया। कोविड व्यवस्थाओं और इलाज में आ रही परेशानियों से भी वो रूबरू हुए। चौदह मई को ईद है, जिसे लेकर मसूरी में तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से आम लोगों से अपील है कि घरों में रहकर ही ईद मनाएं। 18 मई तक प्रदेश भर में कोविड कर्फ्यू है, ऐसे में कोविड कर्फ्यू का सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है।
गैदरिंग है वो आप इस आज जो भी अभी लॉकडाउन लगा है उसमें अलाउड नहीं होगी। धर्मनगरी हरिद्वार में भी कोरोना महामारी के चलते हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। रोजाना बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं लोग, कई लोगों की मौत भी हो रही है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधा का जायजा लेने के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद पहुंचे। मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने राज्य सरकार और पतंजलि योग पीठ की ओर से संचालित बेस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, जहां 50 कोरोना पॉजिटिव भर्ती हैं इस वक्त। इस दौरान मंत्री ने पीपीई किट पहनकर पॉजिटिव मरीजों का मनोबल बढ़ाया। साथ में उनके सीएमओ एसके झा भी मौजूद रहे। कोरोना बेस हॉस्पिटल में गया, जो हमारे कोरोना पॉजिटिव वहाँ पर हैं, लगभग 50 के लगभग वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। उन सब से मैंने वार्ता की, कोई आपको किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, समय पर डॉक्टर आते हैं, आपको दवाई देते हैं। वो बिल्कुल संतुष्ट थे। और 2 आईसीयू भी वहाँ पर चल रहे थे, 1-2 आईसीयू वहाँ पर बंद था। मैंने कहा कि जो भी इनके लिए टेक्निकल लोगों की आवश्यकता है उनको तुरंत आप रखें, और जो ये 1-2 आईसीयू यहाँ पर बंद है तत्काल उनको चलाएं। बात करते हैं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की, जिनकी एक और अच्छी पहल सामने आई है। बलूनी के प्रयास से लंदन से 200 ऑक्सीमीटर मिले हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडी बंधुओं की एक संस्था है, उत्तराखंड वेलफेयर एसोसिएशन, जिन्होंने भारतीय दूतावास के माध्यम से ये 200 ऑक्सीमीटर की पहली खेप भेजी है और सीएम के प्रतिनिधि विशेष कार्याधिकारियों को ये सौंपी गई है। अभी ये जिलाधिकारी नैनीताल को भेजी जाएगी और वो जरूरत के हिसाब से इसे आगे बांटेंगे। तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की अच्छी पहल से कम लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है, चाहे ऑक्सीमीटर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर कॉन्सेंट्रेटर। कोविड के समय में एक तरफ जहां राज्य कोरोना का दंश झेल रहा है, तमाम व्यवस्थाएं धराशायी होती नजर आ रही हैं, तो ऐसे में अपने निजी प्रयासों से लोगों की मदद करना एक राहत है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी अनिल बलूनी के इन प्रयासों की तारीफ की है। अनिल बलूनी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैंने फ़ोन से व्यक्तिगत रूप से भी उनका आभार व्यक्त किया। उनका हर समय सहयोग इस प्रदेश को मिलता रहता है, चाहे ट्रेन चलाने की बातें हों, कई ट्रेनें आपके माध्यम से यहाँ पर चली हैं, चाहे कोविड काल में ऑक्सीजन देने की बात हो, और अभी जो हमारा कोविड हॉस्पिटल्स को बनाने जा रहा हूँ, उसके लिए भी आपने 11 लाख रुपये एक हमारा जनरेटर सेट लगाने के लिए उन्होंने मंजूर किए हैं। मेरी पर्सनल टेलीफोन से उनसे बात हुई थी, मैं उसके लिए भी अनिल बलूनी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। पौड़ी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत को लेकर जिला अस्पताल काफी ध्यान रख रहा है, जिससे कोरोना मरीजों की हालत बिगड़ने पर परिस्थिति को संभाला जा सके। फिलहाल जिला अस्पताल में 50 ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं। जैसे ही सिलेंडर खाली होता है, इनकी पूर्ति की कोशिश की जाती है। इसी तरह से जो है रेगुलर जैसे ये खाली होते चले जाएंगे, वो वहाँ भरा जाएगा और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट खेप आती रहेगी। एक रोटेशन में जो है जैसे जैसे खाली होता जाएगा वैसे वैसे वो भरे जाएंगे। और जो है हो सकता है कि हम लोगों को और भी जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मिले, तो जो है नॉर्मल पेशेंट जिसको जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की जिसकी जो है नॉर्मल ऑक्सीजन की ज़रूरत कम है, तो हम उनको जो है उसमें ले लेंगे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर में, और बाकी जिसको जो है वाकई जो है जो और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसको हम ले लेंगे। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर महमूद गांव में एक दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया है। देर रात सलेमपुर महमूद गांव में 2 बच्चों के शव मिलने से हड़कंप है। बच्चों के शव घर के पास ही एक गोदाम में खड़ी कार से बरामद हुए हैं। 2 दिन पहले ही घर से लापता थे ये बच्चे। सूचना मिलते ही एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रात को हमारा रानीपुर कोतवाली में सूचना मिली कि सलीमपुर क्षेत्र में 2 बच्चे हैं, जो 5 साल का है, 7 साल का है, वो दोनों मिसिंग करके तत्काल रूप से जो है हमने इसका जो है वो वहाँ कायम किया था, और हमारा विभिन्न टीम गठित करके जो है लगातार हम प्रयास कर रहे थे। आज रात का हमारे पास सूचना मिली थी कि जो घर का पास है गोड़ा में गाड़ी के अंदर एक गाड़ी दिख गई करके, फिर हमने फोरेंसिक टीम के साथ आके दोनों गाड़ी को हमने अभी
कब्जे में लिया है। अभी फोरेंसिक टीम से हम एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। तो बॉडी को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे का कार्रवाई जैसा हो सकता है उसका अनुसार किया। इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।